नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता ये जो टॉपिक है ये अपन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में आपके जो सिलेबस में दे रखा है वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी और लाल बाल पाल। इनके अलावा है भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। ये अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ये जो दो प्रमुख क्रांतिकारी नेता हैं, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रास बिहारी बोस को। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 25 मई 1886 को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के हुगली जिले में। इनके पिताजी का नाम है विनोद बिहारी और इनकी माताजी का नाम है भुवनेश्वरी। देखिए, ये जो तथ्य हैं जैसे कि जन्म, इनके पिताजी, इनके माताजी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन अपन को डिटेल से इनको पढ़ना है। जो एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अगर अपन को समझना है तो अपन को डिटेल से सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा पढ़ना होगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 मई 1886 को हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के हुगली जिले में। इनके पिताजी का नाम है विनोद बिहारी और इनकी माताजी का नाम है भुवनेश्वरी। देखिए, 1906 में देहरादून वन अनुसंधानशाला, इस वन अनुसंधानशाला में ये काम करते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? 23 दिसंबर 1912 किंग जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने का दिन था। ये जो 23 दिसंबर 1912 है, इस 23 दिसंबर 1912 को क्या होना था? जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता, उस भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली में शिफ्ट किया जाना था। यानी कि राजधानी किसको बनाया जाना था? दिल्ली को बनाया जाना था। तो इस प्रोग्राम में ये जो किंग जॉर्ज पंचम है ये आए हुए थे और अपने यहाँ के जो वायसराय हैं भारत के, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हीं का नाम फिर वायसराय पड़ा था 1857 की क्रांति से। तो ये अपने 1857 की क्रांति डिटेल से पढ़ी है। तो क्या बोलेंगे अपन? बोलेंगे वायसराय। तो अपने जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग्स थे इस समय 1912 में। तो इस दिन क्या होता है? दिल्ली के चांदनी चौक में रास बिहारी बोस ने होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना बनाई थी कि जैसे ये प्रोग्राम होगा, दिल्ली के चांदनी चौक में ये निकलेंगे, जॉर्ज पंचम उसके साथ बैठे हुए हैं लॉर्ड होर्डिंग्स। तो जैसे ही ये निकलेंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे? बम फेंकेंगे। ये जो योजना बनाते हैं, कौन बनाते हैं? रास बिहारी बोस ये योजना बनाते हैं। और ये जो बम है ये फेंका था बसंत कुमार विश्वास ने। और इस बम को फेंकने की जो योजना है वो कौन बनाते हैं? रास बिहारी बोस ये बनाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये बात कि दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने की ये योजना बनाते हैं लॉर्ड होर्डिंग्स पे। ये जो वायसराय हैं, ये यानी कि भारत के मुख्य जो अधिकारी होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वायसराय ही होते हैं। तो इस वायसराय को मारने की योजना बनाते हैं रास बिहारी बोस। 1913 में बोस ने अंग्रेजी में लिबर्टी नामक पर्चा बंटवाया। वह लिखा, इंकलाब आज के समय का तकाजा है। हमारी आज़ादी की जो मंजिल है वो सशस्त्र क्रांति के रास्ते से ही मिल सकती है। तो देखिए, बोस ने 1913 में, ये जो रास बिहारी बोस है, इन्होंने 1913 में एक अंग्रेजी पर्चा बंटवाया था जिसका नाम था लिबर्टी। ये ध्यान में रखना है। और इनका ये जो कोटेशन है कि हमारी आज़ादी की मंजिल सशस्त्र क्रांति के रास्ते से ही मिल सकती है। बोस क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहे लेकिन पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई। पुलिस इनके पीछे थी। एक तो इन्होंने बम फेंकने की योजना बनवाई थी, उसके बाद में ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, लिबर्टी नामक इन्होंने पर्चा छपवाया था। इन सभी वजहों से ये जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ये इनके पीछे थी, लेकिन ये इनके हाथ नहीं आते हैं। और 1915 में फर्जी पासपोर्ट बना करके जापान चले जाते हैं और अपना जो नाम है प्रियनाथ टैगोर, ये अपना नाम रखते हैं। यहाँ से, भारत से ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं जापान। कब? 1915 में। क्योंकि भारत में इनके पीछे कौन थे? इनके पीछे ब्रिटिश पुलिस जो है वो इनके पीछे लगी हुई थी।
तो उनसे ये छुटकारा पा करके 1915 में भारत से कहाँ चले जाते हैं, ये भारत से चले जाते हैं जापान। जापान में जापानी लड़की से ये विवाह करते हैं और जापान की नागरिकता प्राप्त करते हैं और ये आजीवन वहाँ जापान में रहते हैं। जापान में रहकर भी अपने जो देश के प्रति इनकी जो भावना है, देश को स्वतंत्र कराने का इनका जो जज्बा है वो कायम रहता है। देखिए, जापान में राष्ट्रवादी संगठन द ब्लेड ड्रैगन, इसके अध्यक्ष हैं श्री तोयमा। इन श्री तोयमा ने इनको शरण दी थी। तो भारत से जैसे ही 1915 में ये जापान जाते हैं, जापान में जाने के बाद में सबसे पहले ये नागरिकता लेते हैं वहाँ की। वहाँ का एक संगठन था, राष्ट्रवादी संगठन, जिसका नाम था द ब्लेड ड्रैगन। इस संगठन के जो अध्यक्ष थे श्री तोयमा, ये इनको शरण देते हैं। अब जापान में आ गए हैं, नागरिकता ले ली है, एक संगठन से जुड़ गए हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, देखिए 1924 में जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इसको अपन बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग बोल दो या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोल दो, इसकी ये स्थापना करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका वो एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कुछ जगह तो बोलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस करते हैं, कुछ बताते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस करते हैं। लेकिन जो करेक्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये 1924 में जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ही करते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी, कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन करते हैं, रास बिहारी बोस करते हैं 1924 में जापान में। दिसंबर 1941 में जापान में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज, जिसको बोलते हैं अपन इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक तो भारतीय स्वतंत्रता लीग और एक आज़ाद हिंद फौज। ये भारतीय स्वतंत्रता लीग 1924 में और आज़ाद हिंद फौज 1941 में। ये एक फौज है, वहाँ के लोगों को ये इकट्ठा करते हैं, एक फौज बनाते हैं ताकि देश को स्वतंत्र कराया जा सके। यानी कि जापान में रहकर ही ये अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। ये जो आज़ाद हिंद फौज ये बनी है, इसके प्रधान जो है वो बनाते हैं ये कैप्टन मोहन सिंह को। उद्देश्य क्या है, भारत से अंग्रेजों को मार भगाना, ये इनका उद्देश्य रहता है। 1943 में ये जो आज़ाद हिंद फौज जो है इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस को ये सौंपते हैं। अपन सुभाष चंद्र बोस को जब पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जब इनके पास जाते हैं तो ये अपनी जो आज़ाद हिंद फौज है, इस आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। ये आगे की बात है, बस अपन को यहीं पे ध्यान में रखना है कि जो आज़ाद हिंद फौज है इनको बाद में कौन संभालते हैं, इनको बाद में सुभाष चंद्र बोस संभालते हैं। लेकिन इनका जो गठन है, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो कौन करते हैं, रास बिहारी बोस ही करते हैं, 1941 में करते हैं। 21 जनवरी 1945 को जापान में रास बिहारी बोस का निधन हो जाता है। जापान सरकार ने जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिकता सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये इनको प्रदान करते हैं रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस का एक समाचार पत्र है न्यू एशिया। ये न्यू एशिया किनका समाचार पत्र है, रास बिहारी बोस का, ये भी ध्यान में रखना है। रास बिहारी बोस का एक प्रमुख कथन है कि एशिया एशियावासियों का है। सुभाष चंद्र बोस, इनका एक कोटेशन है इनके संदर्भ में कि रास बिहारी बोस पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता थे। ये रास बिहारी बोस से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने डिटेल से पढ़ ली है, जिसमें महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक तो आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का। ये आज़ाद हिंद फौज जिनको बाद में सुभाष चंद्र बोस संभालते हैं और ये देश को आज़ाद कराने के उद्देश्य से सिंगापुर से अपने भारत की ओर लेकर के आते हैं इनको। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है इनका जो गठन है ये कौन करते हैं, रास बिहारी बोस करते हैं। दूसरा ध्यान में रखना है भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो भारतीय जो स्वतंत्रता लीग है इसका गठन भी कौन करते हैं, रास बिहारी बोस करते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो बात है, आज़ाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये रास बिहारी बोस से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखनी है।
अब अपन पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस को, जिनको बोलते हैं नेताजी। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में। इनके पिताजी का नाम है जानकीनाथ, इनकी माताजी का नाम है प्रभावती और इनके गुरु का नाम है चित्तरंजन दास। ये इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम ध्यान में रखना है, चित्तरंजन दास। देखिए इन्होंने जो मैट्रिक पास की, इन्होंने बीए पास की, इन्होंने जितनी भी जो शिक्षा ग्रहण की है स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी ये कहाँ से करते हैं, आपके कटक से ही करते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि 1919 में ये ICS यानी कि भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और 1920 में ये ICS की परीक्षा को पास करते हैं और पास ही नहीं करते बल्कि एक रैंक हासिल करते हैं। कौन सी रैंक मिलती है इनको, चौथी रैंक मिलती है। कि ICS जो आज के समय में आपका DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यानी कि कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर की जैसी पोस्ट है इनकी, ICS की पोस्ट है, तो ये इनको पास करते हैं और चौथा स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से नियुक्ति से पहले ही ICS के पद से इस्तीफा दे देते हैं और भारत आ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है इनकी कि ये इतनी बड़ी एग्जाम जो है, इतनी बड़ी जो पोस्ट है इनकी ICS की, इस पोस्ट से ये नियुक्ति से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं और भारत में आकर के बम्बई में महात्मा गांधी जी से मिलते हैं 1921 में। फिर कलकत्ता जाते हैं, वहाँ चित्तरंजन दास है, इनसे मिलते हैं और चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। असहयोग आंदोलन किनका है, महात्मा गांधी जी का। तो ये महात्मा गांधी जी से जुड़ते हैं, असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का ये विरोध करते हैं चित्तरंजन दास के साथ। तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 दिसंबर 1921 को इनको जेल भेज दिया जाता है। फिर ये जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने पर सुभाष चंद्र बोस ने बांग्लार कथा समाचार पत्र इनका संपादक करते हैं। तो ये जो समाचार पत्र है बांग्लार कथा समाचार पत्र, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि इसका भी ये संपादक करते हैं। फिर 1923 में चित्तरंजन दास ने कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कलकत्ता नगर निगम के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त होते हैं। 1924 में सुभाष को बर्मा की मांडले जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है और इनका एक कथन है कि मुझे मुक्त कर दीजिए अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। 1927 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो 1924 में इनको बर्मा की मांडले जेल में, कौन सी जेल है, बर्मा की मांडले जेल, इस मांडले जेल में इनको रखा जाता है। बाद में 1927 को इनको रिहा कर दिया जाता है। सुभाष बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के ये अध्यक्ष रहते हैं। 1928 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, उस कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाले ये पहले भारतीय हैं। कहाँ पे रखते हैं ये, कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हैं। 1930 में कलकत्ता नगर निगम के महापौर बनते हैं। तो कलकत्ता नगर निगम के ये महापौर भी बनते हैं 1930 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जिसमें पहली बार ये 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। तो 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं और इस अधिवेशन में ही रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की जाती है। जब अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे तो उस प्रजामंडल में पढ़ेंगे कि जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उस हरिपुरा अधिवेशन में कहा जाता है कि जितनी भी जो रियासतें हैं उन सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाएगी।
तो ये प्रजामंडलों के स्थापना की जो बात है, ये जो घोषणा है, ये कहाँ पे होती है? ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में होती है। जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस। तो पहली बार तो यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं वो। उसके बाद में दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी, यह है एमपी में, तो त्रिपुरी अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन गांधी जी इनका विरोध करते हैं, तो गांधी जी के विरोध के कारण इस अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दे देते हैं। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में ये 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और सशस्त्र संघर्ष द्वारा देश को आज़ाद कराने का निश्चय लेते हैं। 4 जुलाई 1940 को कलकत्ता में होलवेल स्टैचू है, तो इस होलवेल स्टैचू को हटाते हैं, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुभाष को उनके ही घर में नज़रबंद करके रखा जाता है। 1941 में कलकत्ता से ये जियाउद्दीन खान के नाम से जर्मनी गए और वहाँ ओरलैंडो मजोट्टा के नाम से भी जाने जाते थे। क्योंकि 1941 के समय क्या हो रहा था, देखिए एक तरफ तो है आपका इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। इस इंग्लैंड ने अपने देश को, जो भारत देश है, इस भारत देश को अपना गुलाम बना रखा था, अपन परतंत्र थे। तो ये इंग्लैंड है और एक तरफ है आपका जर्मनी, ये जर्मनी, और एक है आपका जापान। ये आपको ध्यान में रखना। देखिए इंग्लैंड और जर्मनी, इनका चल रहा था विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, और इंग्लैंड और जर्मनी का युद्ध चल रहा था। तो ये जो भारत में बैठ करके सुभाष चंद्र बोस सोचते हैं कि भारत में रह करके ही देश को आज़ाद नहीं किया जा सकता, तो क्या करते हैं, ये जो इंग्लैंड है इनको भगाना है, तो इनको भगाने के लिए अपन को जर्मनी से सहायता लेनी होगी, क्योंकि जर्मनी इंग्लैंड का दुश्मन है और दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त होता है। तो ये जर्मनी जाते हैं। कब जाते हैं जर्मनी? 1941 में। 1941 में बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ में हिटलर से मिलते हैं। जर्मनी का जो राजा था वो कौन था? हिटलर है। तो ये जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिलते हैं और वहाँ पे सहायता मांगते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी जाते हैं हिटलर से मिलने के लिए। तो एक रोचक घटना होती है, वो रोचक घटना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये हिटलर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं, तो इनको बाहर बैठने के लिए कहा जाता है, कि वेट करने के लिए कहा जाता है कि आप यहाँ बैठिए, आपसे हिटलर मिलने आएंगे। ठीक है। उसके बाद में हिटलर आते हैं और हिटलर आकर के इनको बोलते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम हिटलर है और बोलिए आपको मुझसे क्या काम है। तो सुभाष चंद्र बोस उनको बोलते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं यहाँ हिटलर से मिलने आया हूँ, आपसे नहीं मिलने आया। आप जाइए और हिटलर जी को यहाँ भेजिए। तो वो जो आता है वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है, क्योंकि वो जो बाहर आया था वो हिटलर नहीं था, हिटलर का क्लोन था। हिटलर ने अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे थे, वो उनके जो क्लोन हैं वही जाते थे सभी देशों में और हिटलर के कार्य करते थे। तो वो आदमी जाता है अंदर, फिर दूसरा आदमी आता है, यानी कि हिटलर आता है, और हिटलर आकर के दोबारा कहता है उनको कि नमस्कार, मेरा नाम हिटलर है, आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस वापस खड़े होते हैं और नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ अंदर जाइए और जो हिटलर है उनको भेजिए। यानी कि जो दूसरी बार आया था वो भी हिटलर का क्लोन ही था। इस प्रकार से 3-4 जो है हिटलर के क्लोन आते हैं और उन सभी को सुभाष चंद्र बोस हैं वो वापस भेज देते हैं। ये बात जब जो असली जो हिटलर था उसको पता चलती है, तो वो देखता है यार बड़ा गजब का आदमी आया है, यानी कि ये तो पहचान रहा है। तो वो असली जो हिटलर है वो आता है फिर, और असली हिटलर आकर के इसके सामने खड़ा होता है और इसको देखता रहता है सुभाष चंद्र बोस को कि यार ये पहचान कैसे रहा है। तो जैसे ही असली जो हिटलर है वो बाहर आता है ऑफिस के, तो सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और मिलते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूँ और आपकी मुझे सहायता चाहिए। तो जो हिटलर है वो कहता है ठीक है, सहायता तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप मेरे को पहचान कैसे रहे हो, आपको कैसे पता लगा कि मैं असली हिटलर हूँ और जो अब तक आए हैं वो नकली हिटलर थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ, और जो सहायता मांगने आता है वो पहले नमस्कार करता है, ना कि जो सहायता देने वाला करता है। और आप इतने बड़े तानाशाह हैं
आप पहले आकर के नमस्कार क्यों करेंगे? इस वजह से मैंने जो नकली हिटलर थे उनको पहचाना है। तो ये बड़े ही प्रभावित होते हैं हिटलर, इनका स्वागत करते हैं और इनकी सहायता भी करते हैं। तो जर्मनी में फिर ये नेताजी के नाम से विख्यात होते हैं। तो नेताजी के नाम से जो विख्यात हैं ये जर्मनी में ही होते हैं। 2 नवंबर 1941 से बर्लिन में यानी कि जर्मनी में ही स्वतंत्र भारत केंद्र की ये स्थापना करते हैं। एक अपना संगठन बनाते हैं, उसका नाम है स्वतंत्र भारत केंद्र। वह भारतीय सैन्य दल ये बनाते हैं, भारतीय सैन्य दल। भारतीय सैन्य दल इसमें कौन होंगे? इसमें भारतीय जो सैनिक है, ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्या करते थे, अपने जो भारतीय लोग हैं इन भारतीय लोग को ले जा करके और इन्हीं को लड़वाते थे। तो जब इंग्लैंड का और इस जर्मनी का युद्ध चल रहा था तो ये जो भारतीय लोग हैं ये भारतीय लोग ही लड़ने जाते हैं जर्मनी के लिए। तो जर्मनी के जो लोग हैं इनको कैद करके रखे हुए हैं भारतीय लोगों को, और जर्मनी में ये सहायता मांगने जाते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर से सहायता मांगते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे जितने भी जो भारतीय लोग हैं जो आपके पास बंदी हैं उन भारतीय लोगों को मुझे सौंप दीजिए। तो उन्हीं लोगों से ये एक फौज बनाते हैं, इन्हीं का नाम है भारतीय सैन्य दल। एक दल बनाते हैं भारतीय सैन्य दल। तो ये ध्यान में रखना है, भारतीय सैन्य दल का निर्माण करते हैं। 16 मई 1943 को जर्मनी से, अब यहाँ जर्मनी में ये सहायता लेते हैं और यहाँ से हिटलर जो है इनको जापान भेजता है। तो जर्मनी से टोक्यो जापान आते हैं, वहाँ के जो पीएम है जनरल तोजो, इन जनरल तोजो से ये मिलते हैं। तो जर्मनी से अब ये कहाँ गए? जर्मनी से आ गए ये जापान आ गए। 4 जुलाई 1943 से जनरल तोजो के सहयोग से सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष को सौंपते हैं। अपन ने अभी अभी पढ़ा है रास बिहारी बोस को, तो अपन ने देखा था कि रास बिहारी बोस ने एक फौज है उसका गठन कर रखा था, उस फौज का नाम है आज़ाद हिंद फौज। जब सुभाष चंद्र बोस इनके पास आते हैं, रास बिहारी बोस के पास, तो ये आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। 4 जुलाई 1943, ये डेट ध्यान में रखनी है आपको। वह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा दे करके और सुभाष को सभापति बना देते हैं। अपन ने रास बिहारी बोस पढ़ा था, तो उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं और एक फौज का गठन करते हैं जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। जब सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलते हैं तो ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, इस आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। वह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से भी इस्तीफा दे देते हैं और सभापति किसको बना देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को बना देते हैं। तो ये रास बिहारी बोस वाला आपको ध्यान में रखना है। आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। और भारतीय सैन्य दल इसका गठन कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब ये दोनों मिला लेते हैं, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पे पुनर्गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। आज़ाद हिंद फौज का गठन तो कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं। और भारतीय सैन्य दल इसका गठन कौन करते हैं? इसका गठन करते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों को मिला करके और एक अस्थायी सरकार का गठन करते हैं यहाँ पे सिंगापुर में, और नारा देते हैं चलो दिल्ली, यानी कि अब अपन को दिल्ली चलना है और अपने देश को आज़ाद करवाना है। और एक इनका कथन है, ये भी ध्यान में रखना है कि ईश्वर के नाम पर पावन शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा, आप मेरा साथ दो। ये नारा, ये कथन, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ये किनके हैं? ये सुभाष चंद्र बोस जी के हैं, नेताजी के हैं। 1943 को जापान सरकार ने अंडमान व निकोबार को सुभाष को सौंपा। वह इनका नाम शहीद व स्वराज रखा गया। देखिए, जापान ने इनका सपोर्ट किया था सुभाष चंद्र बोस का, जर्मनी ने भी इनका सहयोग किया था। तो जापान का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो जापान के अधीन था, इन द्वीप समूह को ये जापान सरकार है ये सुभाष जी को सौंप देती है और ये इनका नाम रखते हैं फिर शहीद और स्वराज। नेताजी ने सिंगापुर में लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का भी निर्माण किया था, यानी कि महिलाओं की सैनिक टुकड़ी भी इन्होंने बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। इस लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में जो कप्तान है वो थी लक्ष्मी सहगल,
यानी कि इस लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो टुकड़ी है इसकी कमान सौंपी थी किसको? लक्ष्मी सहगल को सौंपी थी। और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का निर्माण किसने किया था? इस टुकड़ी का निर्माण किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था सिंगापुर में। इनके अलावा इनकी अन्य ब्रिगेड थी सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि ये अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने को देश को आज़ाद कराना है। देश को आज़ाद कराने से पहले अपने पास एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी अपने पास फौज होनी चाहिए, और ये फौज इन्होंने बना भी ली थी। इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज जो है रास बिहारी बोस की, और इन्होंने जो भारतीय सैन्य दल है, इन दोनों को मिला करके अपनी एक सरकार का गठन कर लिया था। आज़ाद हिंद फौज के दो प्रमुख मुख्यालय रहे हैं, कौन कौन से? सिंगापुर और रंगून। 18 अगस्त 1945 को फारसोमा द्वीप में वियतनाम दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो नारा है, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अपनी जो फौज है आज़ाद हिंद फौज और जो सैन्य दल है उनको ये कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों जो नारे हैं इनके याद रखने हैं। इनका एक कथन है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता जी हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ये राष्ट्रपिता यहाँ पे किनको कहते हैं? ये राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार, यानी कि सरोजनी जो नायडू है इनको बोलते हैं भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार। देश नायक ये इनको कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में एक आयोग बैठते हैं बहुत सारे। तो कौन कौन से आयोग हैं? शहनवाज सुरेंद्र SN मैत्रेय आयोग। सबसे पहले ये आयोग बैठता है कि इनकी दुर्घटना कैसे हुई थी। तो 1956 में ये जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री होते हैं, तो 1956 में नेहरू के समय ये आयोग बैठा जाता है। तो 1956 में नेहरू के समय ये आयोग बैठता है। उसके बाद में GD खोसला आयोग 1970-74 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रहती है तब ये आयोग बैठता है। उसके बाद में मनोज मुखर्जी आयोग, ये 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं उस समय ये आयोग बैठता है और इनकी जांच करता है कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी, किस प्रकार से इनकी दुर्घटना हुई थी। लेकिन अभी तक इनका जो रहस्य है वो रहस्य ही बना हुआ है। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है और आपके जो रास बिहारी बोस है इनको अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ा है, आपको ध्यान में रखना है। एक एक जो लाइन है वो आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।